Good morning to all. The students, in our previous class, we were discussing on tenses. We have discussed definition, then we discussed on the sequence of tense. After the sequence of tense, we discussed on the kinds of tenses. At the last of the class, we discussed the verb of present indefinite tense. हमारी क्लास पिछली क्लास में और हमने अंत में बात किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्या वर्ब होती है, क्रिया का कौन सा फॉर्म होता है, यानी वर्ब की जो बात थी, यानी वर्ब, और हमने इस वर्ब को पिछली कक्षा में पढ़ ली। पिछली हमारी लास्ट क्लास में हमने इस पर डिस्कस किया था कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर क्रिया की पहली फॉर्म आती है या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। हमने इस बात पर डिस्कस किया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है और कर्ता जब सिंगुलर नंबर का होता है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आता है। फिर नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों की भी बात की थी कि नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का होता है तो क्रिया डज प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है, और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है, कर्ता बहुवचन का होता है, तो फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। ये सारी बातें अपनी पिछले क्लास में हो चुकी थी। अब हम बात करेंगे कि इसका जो प्रयोग होता है, यानी यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट। अब जो हम बात कर रहे हैं यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कहाँ होता है, उसका यूज कहाँ होता है। यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट, देखिए बेटा, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी क्या क्या कंडीशन है, कहाँ कहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करना चाहिए। अब कुछ चीजें हैं जो आपको बोर्ड में प्रश्न पूछे जाएंगे, वो इसी प्रकार के यहीं से पूछे जाएंगे। यानी आपको ट्रांसलेशन से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता कि राम जयपुर जाता है, सीता खाना खाती है। प्रश्न तो ये पूछा जाएगा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, रिक्त स्थान दिया गया है, उसमें आपको यू हैव टू फिल विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उस रिक्त स्थान को क्रिया के सही फॉर्म से भरना होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हमें कब करना चाहिए, कौन कौन सी कंडीशन में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। तो इसकी क्रिया आपको ध्यान में है, क्रिया कौन सी होती है, या तो फर्स्ट फॉर्म आएगा या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आएगा। अब देखिए कंडीशन नंबर फर्स्ट, यूज नंबर पहला, और मैं कह रहा हूं कि कल मैंने एक बात समझाई थी, हमने एक बिंदु पढ़ा था सीक्वेंस ऑफ टेंस। किसी एक टेंस का दूसरे टेंस के साथ जो प्रयोग होता है उसको सीक्वेंस ऑफ टेंस कहते हैं। अब यहां पर मैं कह रहा हूं कि सिंपल यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट विद फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट बड़ा पहला प्रयोग है। और पहला प्रयोग कह रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो प्रयोग किया जाता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर किया जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है, और कंडीशन क्या है कि यदि हमारा वाक्य इफ से बन रहा है तो इफ के साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ होगा, तो उसके बाद जो दूसरा क्लोज दिया हुआ होगा वो सेल और बिल
और विल के साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से भरा जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, समझने का प्रयास करिए। अब मैं आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है। मैं कह रहा हूं कि जब एक तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट दिया गया है तो उसके दूसरी तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। अब इसको समझिए, इस प्रकार से समझिए कि एक कंडीशनल सेंटेंस होता है। कौन सा? एक कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, और कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उसके अंदर दो क्लोज होती हैं। कंडीशनल सेंटेंस के अंदर दो क्लोज होती हैं। अब कौन कौन सी क्लोज होती हैं, हम इसको इधर समझते हैं कि मान लो कोई आपका कंडीशनल है, और कंडीशनल क्लोज जो होता है, कंडीशनल जो सेंटेंस होता है। अब पहली बात तो ये समझ लो कि कंडीशनल सेंटेंस कौन सा होता है, जिस वाक्य में एक कंडीशन होती है, एक शर्त होती है, उसे हम कंडीशनल वाक्य कहते हैं। यानी द सेंटेंस विच एक्सप्रेस एक कंडीशन, एक वाक्य जो एक कंडीशन को दिखाता है, जिसमें कंडीशन दी जाती है। कंडीशन का मतलब होता है शर्त होती है कि यदि तुम ऐसा काम करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, वहां एक शर्त होती है। और कंडीशन जो होती है, कंडीशन तो की तो कई प्रकार है, कई प्रकार से बनता है, लेकिन प्राय आपके स्तर से मैं बता रहा हूं कि कंडीशन जो होगा वो इफ से बनता है। इफ कंडीशन की बात कर रहा हूं। कंडीशन तो आप प्रोवाइड दैट से ही बनाते हैं ना, कंडीशन तो शुड से भी बनेगी, कंडीशन इन केस से भी बन सकती है, ठीक है, कंडीशन अनलेस से भी बन सकती है। लेकिन मैं बात कर रहे हैं हम इफ कंडीशन की, कि जो वाक्य इफ से शुरू होता है, ठीक है, इफ से शुरू होने वाला वाक्य, जैसे इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। अब बेटा बड़ी ध्यान देने की बात है कि इस वाक्य में हम देख रहे हैं तो दो क्लोज आ रहे हैं। एक क्लोज तो आपका ये है, दूसरा क्लोज ये है। क्लियर? जो कंडीशनल सेंटेंस होंगे तो कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लोज आएंगी, और वो कंडीशनल सेंटेंस वो होगा जो इफ से बना हुआ होगा। यानी इफ से बनने वाले जो वाक्य होते हैं उनको हम कंडीशनल कहते हैं, और कंडीशनल वाक्य में दो क्लोज आती हैं। तो जिधर इफ दिया हुआ होगा उसका नाम होगा कंडीशनल। अब इस क्लोज का नाम तो मैंने रख दिया कंडीशनल क्लोज, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी दूसरी सेकंड क्लोज आ रही है, इसका नाम मैं दे रहा हूं रिजल्ट क्लोज, या हम इसको मेन क्लोज भी कह सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। मैंने कहा कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस इफ से बनाए जाते हैं, और कंडीशनल सेंटेंस के अंदर दो क्लोज आती हैं। जिधर इफ दिया हुआ होगा, जिस क्लोज के अंदर इफ दिया हुआ होता है उसे कंडीशनल कहेंगे, और जिधर इफ नहीं दिया गया है उसका जो फरे क्लोज है उसे हम रिजल्ट क्लोज कहेंगे। अब देखो, जरूरी नहीं है कि ये वाक्य इफ से ही शुरू होगा। मैं ये कह सकता हूं ही विल कैच द ट्रेन इफ ही मेक्स हरी। अब ध्यान देना, अब हम देखते हैं तो ये भी एक क्लोज है ट्रेन, और इफ ही मेक्स हरी यहां तक, और दूसरा क्लोज आपका ये बन रहा है। क्लियर? तो जिधर इफ दिया गया है, देखो इधर इफ दिया गया है, तो ये वाला जो क्लोज कहलाएगा ये तो कहलाएगा आपका कंडीशनल, ठीक है, और ये वाला जो क्लोज कहलाएगा आपका वो रिजल्ट कहलाएगा। तो ये बात तो समझ में आ गई। अब इधर आ जाइए, मैं कह रहा हूं
अब मैंने एक नियम बनाया कि यदि, अब देखो इधर एफ जो मैंने लिखा है ये कौन सी क्लोज होगी, ये एफ क्लोज है भाई, जिधर एफ दिया गया है तो जिस क्लोज में एफ दिया गया होता है उसमें आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसके बाद जो दूसरी क्लोज आ रही होगी उसमें आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे अभी मैंने बात की थी एग्जाम्पल का, एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा इफ यू वर्क्स हार्ड, इफ यू वर्क्स हार्ड यू विल पास। अब खालिस्तान मान लो यहां से दिया गया है और यहां पर आपको क्रिया दे रखी है वर्क, ठीक है। यहां पर एक खालिस्तान दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी रिक्त स्थान को क्रिया के सही फॉर्म से भरिएगा। अब बेटा देखिए, पहले तो आपको ये देखना है कि इफ से जो वाक्य हो रहे हैं वो कंडीशनल वाक्य है, और जो वाक्य कंडीशनल है तो उसके अंदर दो क्लोज आई होंगी। यदि वाक्य कंडीशनल है तो क्लोज उसके अंदर दो होंगी, तो एक क्लोज तो ये हुई और सेकंड क्लोज ये हो गई। ओके अब ये देखना है कि कौन सी क्लोज में खाली स्थान दिया गया है। तो देखिए मैंने कहा जिधर एफ होता है, जिधर एफ होगा उसका क्लोज का नाम होता है अपना कंडीशनल क्लोज, और उसके बाद जो रिजल्ट आती है, जो क्लोज आती है उसको हम कहते हैं रिजल्ट क्लोज, वो रिजल्ट होता है। तो देखिए यहां पर ये कौन सी क्लोज हो गई, जिधर एफ आ रहा है ये आपकी कंडीशनल, इधर ये कौन सी क्लोज होगी, ये आपकी रिजल्ट क्लोज हो गई। क्लियर बात? अब देखिए नियम यह है कि जब कंडीशनल क्लोज के अंदर खाली स्थान दिया गया हो और रिजल्ट क्लोज में, जब रिजल्ट क्लोज में फ्यूचर इंडेफिनिट दिया गया हो या सेल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म दिया गया हो, तो कंडीशनल क्लोज के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। दोबारा सुनिएगा, इफ देयर इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इन रिजल्ट क्लोज देन वी शुड फिल प्रेजेंट इंडेफिनिट इन कंडीशनल क्लोज। क्लियर है? यदि रिजल्ट क्लोज के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट दिया गया है तो कंडीशनल क्लोज के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट भरा जाएगा। तो ये तो क्लियर है, इधर फ्यूचर दे रखा है तो यहां पर कौन सा टेंस आएगा, तो यहां पर आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर? अब प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा तो देखिए कर्ता बहुवचन का है यू, और जब कर्ता बहुवचन का होता है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म भरते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर होगा वर्क, केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल और देखिए, आई शैल हेल्प हिम इफ ही टू मी, और यहां क्रिया दे रखी है कम। अब देखिए बच्चों, पहले आप ये बताइएगा कि कौन सी क्लोज में खाली स्थान दिया गया है, तो खाली स्थान किधर दिया जा रहा है, तो देखिए ये आपकी रिजल्ट क्लोज है, सॉरी कंडीशनल क्लोज है। कंडीशनल क्लोज कहां पर है, तो देखो अपनी जो कंडीशनल क्लोज आ रही है वो किधर है, ये आपकी कंडीशनल क्लोज हो गई, तो ये आपकी कौन सी है, ये आपकी रिजल्ट है, यानी यहां से लेकर के ये आपकी कंडीशनल है, और कंडीशनल क्लोज के अंदर रिक्त स्थान दिया गया है। क्लियर? जब कंडीशनल क्लोज में खाली स्थान है तो सबसे पहले आपको देखना है कि रिजल्ट क्लोज में देखो कौन सा टेंस दिया गया है। तो जब रिजल्ट क्लोज में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट दिख जाता है, ठीक है, रिजल्ट क्लोज में फ्यूचर इंडेफिनिट दिख जाता है तो आपको कंडीशनल के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट भरना होता है। तो यहां पर अब कौन सा टेंस आएगा बताओ, यहां पर ये फ्यूचर इंडेफिनिट दिया गया है, यहां फ्यूचर दिया गया, तो यहां कौन सा भरेंगे, प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट भरेंगे तो क्या आ जाएगा, चूंकि कम और यहां कर्ता एक वचन का है
तो एस जोड़ देंगे, आंसर आएगा आपका कम्स। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल और देखिए एक, जैसे इफ राधा sings, if Radha I shall dance, ठीक है, और यहां पर क्रिया दी गई है सिंग। अब सोचो, सबसे पहले हमको ये देखना है कि खालिस्तान कौन सी क्लोज में दिया गया है। तो देखिए खालिस्तान जो अपना दिया गया है वो दिया गया कौन सी क्लोज है, ये आपका कंडीशनल क्लोज हो गया। ये आपका रिजल्ट क्लोज हो गया, जिसको मैं आरसी बोल रहा हूं या मेन क्लोज भी कहते हैं। ये कौन सा है? ये आपका कंडीशनल क्लोज है, जिसको हमने सीसी कह रहे हैं। तो देखिए रिजल्ट क्लोज के अंदर सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट दिया गया है। तो जब रिजल्ट क्लोज में फ्यूचर इंडेफिनिट दिया गया हो तो कंडीशनल क्लोज के अंदर कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। और यहां पर क्रिया का जो फॉर्म आएगा वो कौन सा आएगा? सिंग है, तो क्या भर देंगे यहां पर? चूंकि कर्ता एक वचन का है तो सिंग्स आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। तो मैंने कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किसके साथ में हो रहा है? विद फ्यूचर के साथ में। यानी सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग सिंपल फ्यूचर के साथ में भी होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका प्रयोग किसके साथ में? फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ में। कहां होता है? इन कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। इफ देयर इज फ्यूचर इंडेफिनिट इन रिजल्ट क्लोज देन वी शुड यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट इन कंडीशनल क्लोज। तो यदि आप नोट कर लें, ये चीज नोट कर लें कि जब रिजल्ट क्लोज में सेल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म दिया गया हो, देखिए इधर एक तरफ सेल विल दिया गया है तो दूसरी तरफ क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आप एक कंडीशन को, एक टेंस को देख करके दूसरा टेंस भरना है। यदि यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट है तो इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट भरना है। और सपोज मान लीजिए यहाँ पर तो सिंग्स दे रखा है और यहाँ से खाली स्थान है, तो इधर जब प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा होगा तो इधर आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। तो क्लियर है? तो इस प्रकार से पहला इसका जो प्रयोग होता है वो इसका प्रयोग होता है कि सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ किया जाता है। आगे बढ़े तो पहला प्रयोग हो गया। अब हम दूसरा प्रयोग देखते हैं, और इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो देखिए बड़ा महत्वपूर्ण सी बात है। एक सिंपल सी बात समझ लीजिए कि टाइम एडवर्ब, टाइम एडवर्ब की कुछ खास बात मैं आपको समझा देता हूं। देखो टाइम एडवर्ब के बारे में क्या है। अब टाइम एडवर्ब का मतलब कौन कौन से होते हैं? कुछ जैसे व्हेन की बात करूं मैं, ठीक है, अनलेस की बात करें, बिफोर की बात की जाए, टिल की बात की जाए, ये सब कैसे हैं? टाइम एडवर्ब हैं। देखिए बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि दो क्लोज दिए गए होते हैं और दो क्लोज दिए गए होते हैं और एक क्लोज में टाइम एडवर्ब दिया जाता है, ठीक है, और दूसरी साइड में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट मिल जाता है। अब देखो इस तरीका से समझिए, जैसे मैंने कहा व्हेन ही कम्स टू मी आई
shall, I shall help him। अब इस वाक्य में हम देखते हैं तो इस वाक्य में दो क्लोज दिए गए हैं। आपका एक क्लोज है when he, ठीक है। तो एक तो सेंटेंस हो गया आपका when he comes to me I shall help him। अब यदि इन दोनों ही वाक्यों, इन दोनों ही क्लोजों को देखा जाए तो इनमें जो दोनों की क्रिया जो होती है वो क्रिया फ्यूचर टेंस की है। जब वह आएगा, जब वह मेरे पास आएगा मैं उसकी मदद करूंगा। अब चूंकि ये जो एडवर्ब की बात कर रहा हूं मैं, व्हेन है या अनलेस है, चाहे बिफोर है, चाहे टिल है ठीक है, ये ऐसे इफ भी होता है, ये ऐसे एडवर्ब हैं इनके साथ, इनके बाद कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आता है। ठीक है, यानी टाइम एडवर्ब नेवर टेक फ्यूचर टेंस, टाइम एडवर्ब के बाद कभी भी फ्यूचर नहीं आता है। अब देखो यहां पर वेन आ रहा है, अब यहां पर देखिए और खाली स्थान यहां से दिया जा रहा है, ये खाली स्थान है और यहां पर आपको क्रिया दे रखी है कि आपको कम भरना है, कम से आपको क्रिया का सही फॉर्म भरना है तो देखो ये बिल्कुल वही प्रकार की कंडीशन है जिस प्रकार की बात मैंने यहां पर की थी। ठीक है, तो जब बैक आपका वेन से शुरू हो रहा हो, ठीक है, तो वेन के बाद खाली स्थान दिया गया है और उसके दूसरी बारी क्लोज में फ्यूचर इंडेफिनिट दिया गया है, तो वेन के बाद जो क्लोज आ रही है, ठीक है, वेन के साथ में जो क्लोज है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। बात समझ में आ गई होगी यानी क्योंकि वेन के साथ में फ्यूचर तो आएगा ही नहीं, ठीक है, और यदि इसकी कंडीशन देखा जाए तो एक्चुअली ये दोनों ही फ्यूचर के हैं। यदि आप हिंदी के अर्थ पर दे जाओगे तो यहां पर आप गलती कर जाते हैं फ्यूचर भरने की कि व्हेन ही टू मी, जब मेरे पास आएगा, आया नहीं है, आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। ठीक है, आना तो यहां फ्यूचर चाहिए, लेकिन टाइम एडवर्ब आ रहा है वेन, और वेन के बाद यानी टाइम एडवर्ब के साथ कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आता है इसलिए यहां पर जो क्रिया आएगी वो आएगी प्रेजेंट सिंपल की। तो यहां क्या आता है, कम्स आएगा, यहां पर कम्स तो अपना नियम क्या बन जाता है, अपना एक नियम बन रहा है कि यदि वाक्य आपका वेन से शुरू हो रहा है, किससे शुरू होगा, वेन से, और वेन के बाद में आएगी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, या फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ा हुआ होगा, तो उसके बाद जो दूसरी क्लोज आएगी, इसके बाद जो दूसरी क्लोज आएगी उसमें आएगा सेल या बिल, सेल या बिल और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। ये आपका एक पैटर्न बन गया, इस पैटर्न को अपने दिमाग में रखना है। ठीक है ये पैटर्न आपको अपने दिमाग में रखना है कि जब वेन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया गया हो, जब वेन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया गया हो तो उसका जो रिजल्ट क्लोज आएगा या मेन क्लोज आएगा उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो यह है, क्लियर बात है। अब वेन के अलावा और भी हो सकता है कुछ, वेन के अलावा और भी हो सकते हैं, अनलेस भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है, बिफोर भी हो सकता है। तो देखिए एक एग्जाम्पल और देखिए, he will not pass unless he hard, और क्रिया यहां पर दे रखी है वर्क
अपनी क्रिया है वर्क। अब सोचिए इधर इधर कौन सी क्लोज है, तो देखो ये अनलेस क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका टाइम एडवर्ब हो गया। अब चूंकि टाइम एडवर्ब से पहले हम देख रहे हैं यहां पर, तो यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दे रखा है, तो टाइम एडवर्ब के बाद में कौन सा टेंस आएगा, तो यहां पर आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहां पर हम भरेंगे वर्क्स। तो बात यह है कि वेन के साथ में चाहे अनलेस हो, चाहे बिफोर हो, चाहे टिल हो, ठीक है, इनके बाद कभी भी फ्यूचर नहीं आता है। तो ये समझ लीजिए कि टाइम एडवर्ब के बाद कभी भी फ्यूचर नहीं आता। अब मैं यूं कहूं कि यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने क्यों भरा है, फ्यूचर इंडेफिनिट क्यों नहीं भरा, तो क्योंकि इधर टाइम एडवर्ब दे रखा है और टाइम एडवर्ब के बाद कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आता है। तो आपको पैटर्न क्या ध्यान में रखना है, पैटर्न आपको ये ध्यान में रखना है कि टाइम एडवर्ब मतलब वेन हो चाहे अनलेस हो, ठीक है। और देखिए उदाहरण और देखिए, वेन ही I shall see him, और यहां पर क्रिया दे रखी है विजिट। यदि अब मैं कहूं वेन ही टू मी विजिट, यदि वो मेरे पास विजिट करता है, मेरे पास आता है, तो मैं उससे मिलूंगा, ठीक है। यदि वो मेरे पास आएगा तो मैं उसको मिलूंगा, यानी वेन जब वो मेरे पास आएगा, वेन है तो ये टाइम एडवर्ब है। अब टाइम एडवर्ब के बाद में तो खाली स्थान दे रखा है, लेकिन दूसरी क्लोज में देखो, अब दूसरी क्लोज में हम देख रहे हैं तो कौन सा टेंस दे रखा है, दूसरी क्लोज में दे रखा है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यहां पर क्या भरेंगे, विजिट्स आएगा। अब आप ये नियम लिख सकते हैं कि जब क्लोज में, जब जब सबऑर्डिनेटिंग क्लोज में, यानी जब टाइम एडवर्ब दिया गया हो, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज में टाइम एडवर्ब दिया गया हो, और रिजल्ट क्लोज में या मेन क्लोज में फ्यूचर इंडेफिनिट दिया गया हो, तो टाइम एडवर्ब क्लोज के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। दोबारा से सुनेंगे, इफ देयर इज future indefinite in main clause, then present indefinite will come in time adverb clause। जब मेन क्लोज में shall will प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। देखिए मेन क्लोज कौन सा है, अब ये मेन क्लोज है, इसके अंदर मेन क्लोज में कौन सा टेंस दे रखा है, विल नॉट पास, इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये अनलेस मतलब ये टाइम एडवर्ब हो गया, तो टाइम एडवर्ब के बाद में कौन सा टेंस आना है, तो ये टाइम एडवर्ब है, तो इसके बाद में आना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो फिक्स है। अब ये जैसे टाइम एडवर्ब की यहां बात कर रहे हैं, तो ये टाइम एडवर्ब आ रहा है, तो यहां तक कि ये जो क्लोज कहलाएगी, ये जो आपकी क्लोज है, ये आपकी कहलाएगी टाइम एडवर्ब क्लोज। तो ये तो हो गया आपकी टाइम एडवर्ब क्लोज, और ये कौन सा क्लोज होगा, ये आपका हो गया मेन क्लोज। तो नियम क्या बन गया, कि जब टाइम एडवर्ब क्लोज के अंदर, ये टाइम एडवर्ब क्लोज हो गया, जब टाइम एडवर्ब क्लोज के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, तो मेन क्लोज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आता है। या आप इस प्रकार से समझ लीजिए, जब वेन से कोई वाक्य शुरू हो रहा है और वेन के दूसरे वाले क्लोज में फ्यूचर इंडेफिनिट दे रखा है, तो जो क्लोज वेन के साथ में आ रही है उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। ये बात सबको समझ में आ गई। तो इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग टाइम एडवर्ब के साथ में भी होता है, ठीक है। और दूसरा उसका प्रयोग हमने पढ़ा है
फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ में इसका प्रयोग हो रहा है। अब इसका प्रयोग और कहाँ होता है तो उसकी और बातें करते हैं। यहाँ तक सबने नोट कर लिया होगा, आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और कहाँ होता है इसका प्रयोग। तो सिंपल प्रेजेंट का अब हम तीसरा प्रयोग पढ़ते हैं। इसका थर्ड प्रयोग देखिए। इसका जो प्रयोग होता है वो होता है यानी यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट विथ फ्यूचर परफेक्ट। किसके साथ में हो रहा है? फ्यूचर परफेक्ट के साथ में, फ्यूचर परफेक्ट। अब समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बिल्कुल आपको बहुत नई चीजें मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। कौन सा टेंस? हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हो किसके साथ में रहा है? फ्यूचर परफेक्ट के साथ में। अब ये किस प्रकार से होता है तो देखिए कि यहां पर दिया गया है शैल, विल, हैव प्लस क्रिया की तीसरी फॉर्म, ठीक है। उसके बाद में आपका एक एडवर्ब दिया हुआ है बिफोर, और बिफोर के बाद में जब कंडीशन पूछी जा रही है तो यहां पर आपको भरना होगा शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। इधर लिखता हूं मैं, शैल विल प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म। बताओ कौन सा टेंस बन गया? तो ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया, और फ्यूचर परफेक्ट के साथ बिफोर भी दिया गया है तो यहां पर आएगी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, ठीक है। अब कभी कभी इस प्रकार से भी ये पूछ लिया जा सकता है कि वाक्य को बिफोर से ही चालू कर दिया गया है, और बिफोर के बाद में यहां पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म एस या एस फॉर्म, और उसके बाद दूसरा क्लोज दे रखा है, वो आएगा शैल विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब ये दो पैटर्न मैंने लिखे हैं, इन दोनों पैटर्नों को ध्यान से समझिएगा। बड़ा महत्वपूर्ण सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हमें कंफ्यूज हो जाता है, और क्योंकि इस प्रकार की कई कंडीशन आप पढ़ते हैं वहां पर आपको कंफ्यूज हो जाता है। देखो कंफ्यूजन क्या है कि देखिए, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि एक वाक्य के अंदर दो क्लोज दी गई हैं, ठीक है। क्लोज नंबर एक क्लोज तो ये दे रखी है, ठीक है, और दूसरी क्लोज आपकी ये दी हुई है, ठीक है। सेम चीज नीचे है, यहाँ एक क्लोज तो ये हो गया और दूसरा क्लोज ये हो गया। अब हमको सबसे पहले तो ये समझना है कि जिस तरफ बिफोर दिया गया है, जिस तरफ बिफोर दिया गया है, तो बिफोर जो है वो टाइम एडवर्ब है, तो जिधर भी बिफोर दिया गया होगा, जिस क्लोज के साथ में बिफोर है वो टाइम एडवर्ब क्लोज होगा, ठीक है। और जिधर कोई यानी जिधर बिफोर नहीं है या कोई एडवर्ब नहीं दिया गया है वो आपका मेन क्लोज होगा। यहां पर बिफोर जो है वो एक कंजक्शन का काम कर रहा है। तो देखिए कि आप सुन लो कि जब वो बिफोर दिया गया हो, वाक्य बिफोर से जुड़ रहा है और बिफोर से पहले एक टेंस दे रखा है जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सी will have finished her work before she
टू बेड, ठीक है। अब यहां वाक्य में देखते हैं तो यहां पर दो क्लोज आ रहे हैं। क्लोज नंबर पहला है वर्क, ठीक है। इसके बाद में यहां पर एक कंजक्शन दिया गया है बिफोर, और उसके बाद में एक दूसरा क्लोज भी दिया गया है। तो अब मैं बताना चाह रहा हूं, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दैट इफ फ्यूचर परफेक्ट, यहां देख रहे हैं कौन सा टेंस है, विल है प्लस थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट। इफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस हैज गिवन बिफोर द कनेक्टिव बिफोर, यदि बिफोर कनेक्टिव से पहले आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिया गया है तो उसके बाद आफ्टर बिफोर, बिफोर के पश्चात हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट भरना होगा। उन्हें समझिएगा, बिल्कुल जो ऊपर मैंने पैटर्न दिया है उसी के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस लिखा हुआ है। देखिए बिफोर दिया गया है, अब बिफोर से पहले देखते हैं, बिफोर के पीछे हम देख रहे हैं तो बिफोर के पीछे कौन सा टेंस दिया गया है, विल है प्लस थर्ड फॉर्म दिया गया है। तो बिफोर के बाद में कौन सा आएगा, तो जब बिफोर से पहले यानी बिफोर से पूर्व विल हैव या सेल है प्लस थर्ड फॉर्म दिया गया हो तो बिफोर के पश्चात, बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरना होता है। क्लियर बात? दोबारा समझिएगा कि जब बिफोर से पहले क्या दिया गया हो, जब बिफोर से पहले सेल विल है प्लस थर्ड फॉर्म दिया गया हो तो बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट भरना होता है। तो यहां पर भरेंगे तो सी कर्ता एक वचन है तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा गोज। क्लियर? आ गई बात समझ में? और उदाहरण देखिए, दे एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए, दे विल हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन, और यहां पर क्रिया दे रखी है अराइव, ठीक है। बिफोर बिफोर द ट्रेन, और ट्रेन के बाद में दिया हुआ है खालिस्तान, लीव। तो देखिए कि बिफोर से पहले कौन सा टेंस दे रखा है। अब देखो बिफोर से पहले कौन सा टेंस दे रखा है, तो बिफोर से पहले जो टेंस दिया गया है वो दिया गया है विल हैव रीच्ड। ध्यान दीजिए, दोबारा से सुनिए कि जब बिफोर से पहले विल हैव या सेल है प्लस थर्ड फॉर्म दिया गया है तो बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरा जाएगा, ठीक है। कौन सा टेंस भरा जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरा जाएगा। अब इसको एक बार और मैं एक्सप्लेन करता हूं, तो पहले तो यहां पर भर दीजिए, तो क्या आएगा, द ट्रेन लीव्स, तो यहां पर आंसर आएगा लीव्स। अब देखिए इसके का कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझ लीजिए। हालांकि इसी प्रकार की कंडीशन आप पास्ट में भी देखोगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं कि फ्यूचर में होने वाले, यदि मैं इसकी बात करूं यहां पर, ठीक है, बिफोर की जब हम बात कर रहे हैं, बिफोर, ठीक है। तो एक क्लोज तो बिफोर से पहले है और एक बिफोर के बाद है। भाई एक क्लोज तो ये मान रहे हैं हम और दूसरा क्लोज कह रहे हैं हम ये है। अब जो क्लोज बिफोर से पहले आ रहा है, पहले का मतलब उसके पीछे दी गई है ये वाली क्लोज,
ठीक है, और एक उसके बाद आ रहा है, ये आपका एक कंजक्शन हो गया बिफोर। अब कंडीशन ये है कि दो क्रियाएं जब भविष्य में हो रही हो, ठीक है, फ्यूचर में होने वाली ऐसी दो क्रियाएं हैं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि गाड़ी रवाना होने से पहले वे पहुंच जाएंगे, ना तो अभी गाड़ी रवाना हुई ठीक है, और ना ही वो अभी पहुंचे हैं। ये दोनों क्रिया किसकी हैं? यानी यहां पर कहा सी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर सी टू बेड, यानी बिस्तर पर जाने से पहले वो अपना काम समाप्त कर लेगी, ना तो अभी उसका वो सोने के लिए गई है, ना उसका काम समाप्त हुआ है। तो ये दोनों ही एक्शन किसके हैं? ये दोनों क्रियाएं फ्यूचर की हैं। तो जब दो क्रियाएं फ्यूचर में हो रही हैं, ठीक है, जब दोनों क्रियाओं का होने का जो समय होता है वो फ्यूचर का होता है तो इसमें से ये देखना है कि जो काम पहले होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट में लिखा जाएगा, और जो काम पीछे होगा यानी बाद में होने वाले कार्य, यानी जो काम पहले होगा और पहले होगा तो वो बिफोर से पहले आएगा, ठीक है। यानी जो काम पहले होगा उसे लिखेंगे हम बिफोर से पहले, और बाद में होने वाले कार्य को लिखेंगे बिफोर के बाद। तो जो काम पहले होगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट में। कौन सा टेंस आएगा वहां पर? फ्यूचर परफेक्ट आएगा, ठीक है और इसके बाद में कौन सा टेंस आएगा? यहां पर आएगा अपना सिंपल प्रेजेंट। अब इसको भी समझ लीजिएगा कि यहां पर हम सिंपल प्रेजेंट क्यों भर रहे हैं, क्योंकि यहां पर कंजक्शन जो दे रखा है आपका बिफोर दे रखा है, बिफोर तो टाइम दिखाता है, और टाइम एडवर्ब जो होता है, टाइम एडवर्ब के बाद कभी भी फ्यूचर नहीं आता। हालांकि यहां भी क्रिया जो होगी वो फ्यूचर की ही होगी। जैसे आई shall have gone before he comes उसके आने से पहले मैं चला जाऊंगा। अभी वो आया नहीं, जब वो आएगा उससे पहले, यानी फ्यूचर में दो काम हो रहे हैं, एक तो मेरे जाने का और दूसरा उसके आने का। अब देखो इनमें से काम कौन सा पहले होगा? कि पहले मैं चला जाऊंगा, वो बाद में आएगा, ठीक है। तो फ्यूचर में जब कोई काम पहले हो रहा होता है उसके लिए तो आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, और जो काम बाद में होता है उसके लिए आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ये तो इसका कॉन्सेप्ट था। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि जब दो क्लोज बिफोर से जुड़ी हुई हो, अब बिल्कुल आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि जब दो क्लोज बिफोर से जुड़ रहे हैं, तो एक तो बिफोर के पहले और एक बिफोर के बाद। तो आप देख लो कि बिफोर से पहले जो आएगा वो तो आएगा फ्यूचर परफेक्ट, और बिफोर के बाद जो आएगा वो आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब क्यों आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट? क्योंकि ये टाइम एडवर्ब है, और अभी मैंने आपको इससे पहले सेकंड पॉइंट में समझाया था कि टाइम एडवर्ब के बाद कभी भी फ्यूचर नहीं आता है, तो यहां फ्यूचर तो नहीं आ सकता, इसलिए यहां पर सिंपल प्रेजेंट की क्रिया करते हैं तो इस प्रकार से हमारा इसका जो प्रयोग होता है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो प्रयोग है वो किसके साथ भी होता है? फ्यूचर परफेक्ट के साथ होता है। तो आज हमने पढ़े कि फ्यूचर इंडेफिनिट के भी साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हो रहा है, और फ्यूचर परफेक्ट के साथ में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हो रहा है। और इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो इसकी कंडीशन बहुत सारी है, बहुत सारी जगह पर इसका प्रयोग होगा। तो इसका प्रयोग हम कहते हैं कि डेली हैबिट में होता है, जो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं उनमें भी होता है, ठीक है, जो दैनिक कार्य होते हैं उनमें भी होता है, जो यूनिवर्सल कार्य होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, उसमें भी सिंपल प्रेजेंट आता है, यानी खेल की कमेंट्री होती है उनमें भी होता है। तो बहुत सारी कंडीशन है, सबकी हम एक एक की बात करेंगे। तो आज हमने केवल ये 3 कंडीशन पढ़ी हैं, और बाकी शेष जो कंडीशन है वो आप पढ़ेंगे अगली क्लास में, देखेंगे आज के लिए इतना ही। और जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके
इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली अगली जो मेरी वीडियो है उनका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और इसके नोट्स तैयार करें। धन्यवाद।